हेलो बच्चास, छोटास एंड बड़ास, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ध्यान दीजिए कि हम लेकर आ गए हैं अपनी नेक्स्ट क्लास। इससे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आदर्श तथा अनादर्श विलयन। इन दो विलयनों के बारे में हमने इससे पिछले वीडियो में पढ़ा था। आदर्श जो राउल्ट के नियम का पालन करे और अनादर्श जो राउल्ट के नियम का पालन ना करते हो। अब हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन दो प्रकार के होते हैं। एक जो धनात्मक विचलन दर्शाते हैं और दूसरा जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। समझ आया? धनात्मक विचलन दर्शाने वाले और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले। अभी धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन क्या है तो देखते हैं। हमने कल पढ़ा था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, कि जो अनादर्श विलयन होते हैं वे राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। राउल्ट के नियम का पालन ना करने का मतलब क्या था? इसने कहा था, जो राउल्ट ने कहा था वाष्प दाब है वो बराबर नहीं होता उस वाष्प दाब की शुद्ध अवस्था और मोल अंश के, यही तो कहा था। अब अगर ये बराबर नहीं होता तो क्या होता है, ये भी तो सवाल आएगा। अब ये अगर बराबर नहीं होता तो ऐसा हो सकता है ये मान जो है वो कम आता हो, या ऐसा हो सकता है ये मान जो है वो ज़्यादा आता हो। जैसे मान लीजिए हमें क्वेश्चन ने कहा है कि जो P का मान है वो 20 बार है, और क्वेश्चन ने कहा है P नोट का मान है हमारे पास 10 बार, और मोल अंश का मान है हमारे पास में यानी कि x का वो है 3। ये बात समझ में आई? अब अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करना चाहें कि हम p का मान कैलकुलेट करके निकालें, यानी कि जो हमें आपेक्षिक मान दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकाल रहे हैं, कैलकुलेट करके मान निकाल रहे हैं। ठीक है, संख्यात्मक मान, जो प्रयोगात्मक मान अब हम निकालेंगे वो क्या आ जाएगा हमारे पास 30 बार, जो कि इससे ज़्यादा है, इसके बराबर नहीं। यानी कि राउल्ट का ये बात तो ये मान रहा है कि ये अगर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते, ये बराबर नहीं आता, जो कि बराबर नहीं है, 30 बराबर नहीं है 20 के, तो ये अनादर्श विलयन होगा। लेकिन ये जो हमें आपेक्षिक मान दिया था उससे ज़्यादा है, और अगर मान लो हमारे पास ये वैल्यू 1 होती तो हमें मान मिलता 10 बार, यानी कि जो ये वैल्यू अब हमने निकाली है वो आपेक्षिक मान से कम है। ऐसा ही होगा अगर हमें कोई वैल्यू बराबर नहीं दी जा रही, तो या तो वो ज़्यादा होगी या फिर वो कम होगी। तो अगर हमें पता करना है कि भाई वो ज़्यादा है या कम है, इसी के अकॉर्डिंग दो कैटेगरी में इन्होंने अनादर्श विलयन को बांट दिया, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन और ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। ये बात समझ में आई? धनात्मक का मतलब क्या होगा कि जो राउल्ट का आपेक्षिक मान है उससे अधिक मान हमारे पास आएगा वाष्प दाब का, और अगर बात करें हम ऋणात्मक विचलन की तो राउल्ट का जो आपेक्षिक मान है उससे कम आएगा, आपेक्षिक मान से कम आएगा वाष्प दाब जब हम कैलकुलेट करेंगे। इसमें ग्राफ भी बनता है जो कि हम अभी बनाएंगे। देखो मान लेते हैं अभी हम ग्राफ जो बनाते हैं धनात्मक विचलन का बनाएंगे। किसका बनाएंगे? धनात्मक विचलन। हमने जब राउल्ट का नियम पढ़ा था तो हमने एक ग्राफ पढ़ा था जो कि कुछ ऐसे बनता था। यहाँ पर हमारे पास होता था वाष्प दाब, और यहाँ हम नापते थे मोल अंश को। किसको? मोल अंश को नापते थे। ये यहाँ तक बात क्लियर है? पिछली बार भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम रखते थे XA बराबर 1 और XB बराबर 0। इधर रखते थे हम XB बराबर 1 और XA बराबर 0। ये बात याद है ना सभी को? फिर यहाँ से हमारा जो विलयन का वाष्प दाब है वो उसके लिए ग्राफ कुछ इस तरीके से ऊपर जाता था, और ऐसे ही सेम इस तरफ से भी हमारा ग्राफ ऊपर की तरफ बनता था। अब ये देखो यहाँ से जो ये वाष्प दाब यहाँ जाकर मिला है ग्राफ, इसको कहते हैं हम PB। क्या कहेंगे? PB। और जो यहाँ से यहाँ जाकर मिला इसको कहेंगे PA। और ये जो रेखा है इसको कहते हैं P नोट A, और इस रेखा को कहेंगे P नोट B। और जब हम इन दोनों को ऐसे मिला देते हैं तो ये होता है हमारा कुल वाष्प दाब, जिसको कहते हैं हम PT। किसके बराबर होता है? PA प्लस PB के बराबर होता है। ये ग्राफ हमने राउल्ट के नियम से पढ़ा था। किसके नियम से पढ़ा था? राउल्ट के नियम से। लेकिन जब हम बात करते हैं ये धनात्मक विचलन दर्शाता है। धनात्मक विचलन में हमने क्या पढ़ा? जो राउल्ट के नियम से हमें मान मिला है
आपेक्षिक मान हम जो कैलकुलेट करके निकालेंगे उसके मान से अधिक होगा। अधिक होगा तो यानी कि ग्राफ जो ऊपर की तरफ उठना चाहिए, यानी कि ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से चला जाएगा। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्स बी की, तो उसके लिए भी ग्राफ ऊपर की तरफ उठेगा। अब जब हमारे पास में दोनों मान अधिक आए हैं, पी ए का भी और पी बी का भी, तो उनका टोटल ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा होगा। चाहे तो मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास पी ए का मान दिया गया है 30 और पी बी का मान दिया गया है 20। तो देखो इनका टोटल क्या होने वाला है, यानी कि पी टी की अगर हम बात करें तो वो जाएगा 50 बार। लेकिन मान लो हमने कैलकुलेशन की, अब हमने कहा ना कि ज़्यादा आएगा, हमने कैलकुलेशन की और हमारे पास में जो पी ए का मान आया वो आया 35 और पी बी का मान आया हमारे पास 25। तो अब हमारे पास पी टी का मान कितना आने वाला है, 60 बार, बिल्कुल आराम से। यानी कि अगर हमारी जो पी ए और पी बी के मान अगर वे ज़्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है पी टी का मान ज़्यादा होना ही है। ये बात समझ में आई। तो ये किसका ग्राफ बनाया हमने, ये हमने बनाया धनात्मक विचलन का। सेम ऐसे ही हम ऋणात्मक विचलन का ग्राफ बनाने वाले हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। चलो अब बात करते हैं हम ऋणात्मक विचलन के ग्राफ की। किसकी, ऋणात्मक विचलन के ग्राफ की। अब देखो यहाँ से हम ग्राफ बनाएंगे फिर से वैसे ही। हमें पता है राउल्ट के नियम के अनुसार यहाँ पर हम क्या नापते हैं, यहाँ पे हम नापते हैं वाष्प दाब। क्या नापते हैं, वाष्प दाब। और यहाँ हम नापते हैं मोल अंश। क्या नापते हैं, मोल अंश। ठीक है, यहाँ पर हम रखते हैं एक्स ए बराबर 1 और एक्स बी बराबर 0। यहाँ रखते हैं हम एक्स बी बराबर 1 और एक्स ए बराबर 0। फिर जब हम यहाँ से ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा इस तरीके से जाती है, यहाँ मिलती है, तो उसको कहते हैं हम पी ए। फिर उसके बाद में जब हम दूसरी रेखा यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, ग्राफ जाता है, इस रेखा को जहाँ ये मिलती है उसे कहते हैं हम पी बी, और इस बीच के पाथ को कहते हैं हम पी नोट ए, पी नोट बी। जब हम इनको मिलाते हैं ये होता है हमारे पास कुल वाष्प दाब। क्या होता है, कुल वाष्प दाब, जिसे हम कहते हैं पी टी, जो होता है पी ए प्लस पी बी। इस बार क्या हो रहा है, इस बार ऋणात्मक विचलन हो रहा है, और ऋणात्मक का मतलब है कि मान जो है वो कम आएगा, माइनस, नेगेटिव, माइनस में जाएगा, यानी कि कम होगा। और जब मान कम होगा तो जो हमारे ग्राफ में रेखा होगी वो भी नीचे की तरफ झुक जाएगी, यानी इस बार जो ग्राफ में रेखा है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी। कैसी होगी, नीचे की तरफ झुक जाएगी। समझ में आया बात। और जब हमारे पास ये दोनों मान ही कम आ रहे हैं तो टोटल ऑब्वियस सी बात है कम आएगा, तो इसके लिए भी रेखा जो है वो नीचे की तरफ झुक जाएगी। ये किसका ग्राफ था हमारे पास, ऋणात्मक विचलन का। किसका, ऋणात्मक विचलन का। और इससे पहले जो ग्राफ बनाया हमने वो किसका था, धनात्मक विचलन का। अब चलो अब इनकी थ्योरी देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट्स ले लेना। तो देखो हम पढ़ चुके हैं धनात्मक विचलन में क्या होता है, जो राउल्ट का अपेक्षिक आंशिक दाब होता है उसके मान से अधिक मान मिलता है हमें, तो हम उसे क्या कहते हैं, कौन सा विचलन है, धनात्मक विचलन है। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो हमने ये ग्राफ पढ़ा जिसमें रेखाएं कैसी जा रही है, ऊपर की ओर बढ़ रही है, यानी कि वृद्धि हो रही है वाष्प दाब में। क्या हो रही है, वृद्धि। और वृद्धि होने का मतलब है कौन सा विचलन हुआ, धनात्मक विचलन हुआ। कौन सा, धनात्मक। इसमें जो सभी मान होंगे वो कैसे होंगे, आंशिक दाब के अधिक होंगे। कैसे होंगे, अधिक होंगे। अब देखते हैं हम आगे। तो देखो जैसे हमने पढ़ा था पिछली बार की, जो ए और ए के बीच आकर्षण बल होता है, बी और बी के बीच जो आकर्षण बल होता है वो बराबर होता है ए बी के आकर्षण बल के, लेकिन इस बार क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। ऐसे ही जो हमारा आयतन में परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। पिछली बार तो आयतन में जो परिवर्तन था वो 0 हो रहा था, यानी कि ये बराबर जो था किसके था, 0 के था। लेकिन इस बार क्या होगा, इसका मान ज़्यादा आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव साइड जा रहा है, धनात्मक विचलन है। इसी तरह से अगर हम बात करें एंथैल्पी परिवर्तन की तो वो भी ज़्यादा होगा, यानी कि पॉजिटिव साइड होगा। और ये कुछ उसके एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं हम ऋणात्मक विचलन की। देखो ऋणात्मक विचलन में भी यही हुआ है, हमारा ग्राफ जो है वो नीचे की तरफ को झुका हुआ है, क्योंकि इस बार इसमें कमी होगी, इसीलिए ऋणात्मक विचलन है, नेगेटिव में जाएगा। और उसी प्रकार जैसे कि हमने पिछली बार थ्योरी पढ़ी थी, वो थ्योरी में भी बस छोटा सा चेंज है कि जहाँ पर हम पढ़ रहे थे अनादर्श विलयन में कि बराबर नहीं होगा, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कम होगा।
देखो जैसे कि यहाँ पर ए और ए के बीच में जो आकर्षण बल है, बी और बी के बीच में जो आकर्षण बल है वो कम है किससे, ए और बी के बीच के आकर्षण बल से। ऐसे ही जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो भी नेगेटिव में यानी कि कमी हो रही है, माइनस हो रहा है। उसी तरीके से जो आयतन परिवर्तन है वो भी नेगेटिव में है, माइनस हो रहा है, कमी हो रही है। और ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में ऐसे ही एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, इतने ही जोश के साथ में हम अगली वीडियो में क्लियर करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है अणुसंख्यक गुणधर्म। फिर इसके बाद में हमारे इस चैप्टर में पढ़ने के लिए कोई टॉपिक बचेगा नहीं, अणुसंख्यक गुणधर्म पढ़ेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।